हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा 19th 11th में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो जीव जनन कैसे करते हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा है? जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि 11th का। कौन सा भाई? 11th का जो चैप्टर है, और चैप्टर नेम क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक, क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं। तो चैप्टर नेम क्या है भाई? जीव जनन। ठीक है, क्लास 10th। 10th क्या भाई? बायोलॉजी। और चैप्टर क्या है? जीव जनन कैसे। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं। ये जीव, जो जीव है, ये जनन को कैसे करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है कि जीव जनन कैसे करते हैं, तो इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन टॉपिकों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास के कुछ ही ऐसे टॉपिक हैं, नहीं आधे से ज्यादा ही चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। ठीक, तो आज की क्लास में हम करेंगे पादपों में लैंगिक जनन। पादपों में लैंगिक जनन की जो टॉपिक होती है, पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, पादपों में लैंगिक जनन की जो टॉपिक होती है, तो इस पादपों में जो लैंगिक जनन की टॉपिक है, इसमें आज की क्लास में हम देखेंगे पादपों में निषेचन। पादपों में क्या है भाई? निषेचन। किसमें? पादपों में निषेचन। या जिसको देखो, ये एक विशेष प्रकार का प्लांट्स के अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है, ये निषेचन की क्रिया एक विशेष प्रकार की होती है जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? डबल डबल फर्टिलाइजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? दोहरा दोहरा निषेचन। ठीक है, तो यही आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो पादपों में जो लैंगिक जनन है, और लैंगिक जनन का पादपों में निषेचन, यानी जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि दोहरा निषेचन हम किसे कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। ठीक, तो टॉपिक क्या होगी भाई? निषेचन। भाई निषेचन है तो आपको निषेचन तो समझना चाहिए ना कि निषेचन कहते किसे हैं। ठीक है, निषेचन कहते किसे हैं, तो हेडिंग क्या डालोगे? निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, देखो ये फर्टिलाइजेशन है क्या। देखो, फर्टिलाइजेशन में हम क्या कहते हैं? नर युग्मक। ठीक है, नर युग्मक। नर युग्मक क्या है भाई? मेल गैमीट। मेल गैमीट, तो नर युग्मक। ठीक, एवं मादा युग्मक। ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक। नर युग्मक एवं मादा युग्मक, यानी फीमेल गैमिट। क्या लिखोगे मादा युग्मक को? फीमेल फीमेल गैमिट। ठीक है, तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन से, के संलयन, संलयन को क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं। संलयन को क्या कहते हैं? फ्यूजन। तो संलयन से जाइगोट का निर्माण होता है, के संलयन से। ठीक है, युग्म के संलयन से युग्मनज, युग्मनज, युग्मनज यानी जाइगोट, जाइगोट। तो जाइगोट का निर्माण होता है। क्या होगा भाई? जाइगोट का क्या होता है? निर्माण होता है। निर्माण
होता है निषेचन कहलाता है। निषेचन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाता है। यानी नर युग्मक यानी मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होगा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, और इस संलयन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाई गई? निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन बोली जाती है। ठीक है, ये तो निषेचन हो गया। तो ये किस में हो रहा है भाई? पौधे में हो रहा है। लेकिन आप सभी को पता है कि जो पौधे होते हैं वो पौधे में एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है। ठीक है, पौधों में अगर हम निषेचन की क्रिया को समझेंगे या निषेचन की क्रिया को जानते हैं तो इनमें एक विशेष प्रकार का फर्टिलाइजेशन की क्रिया पाई जाती है। अब वो विशेष प्रकार का फर्टिलाइजेशन क्या होता है बताओ? कोई बच्चा बता सकता है कि जो भाई नर और मादा में एक विशेष प्रकार की फर्टिलाइजेशन की क्रिया पाई जा रही है, तो ये विशेष प्रकार का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ये विशेष प्रकार की फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती क्या है? ठीक है, ठीक। तो देखो, पिछली क्लास में मैं आपको एक चीज स्ट्रक्चर पढ़ाई थी। एक स्ट्रक्चर मैं क्या पढ़ाई थी? पुष्प की संरचना के बारे में। किसके बारे में? पुष्प की संरचना। ठीक है, मैं क्या पढ़ाई थी आप सभी को? पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना में हमने क्या देखा था? देखो, जैसे हमने एक स्ट्रक्चर को बनाया था, और स्ट्रक्चर क्या था? पहले हमने एक चौड़ा सा भाग लिया था। ये क्या लिया था? एक चौड़ा सा भाग लिया था। ये चौड़ा सा भाग हो गया। ठीक है, और क्या हम लोग बात किए थे कि यही जो चौड़ा भाग है, इसी चौड़े भाग पे पुष्प के जो चारों चक्र होते हैं वो उपस्थित होते हैं। तो ये वाला जो भाग है भाई, ये भाग क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन। पुष्पासन यानी पुष्प का आसन, है ना? पुष्पासन नाम से क्या लग रहा है? पुष्प का आसन, यानी कि पुष्प के जो चारों चक्र होंगे इसी पे व्यवस्थित होंगे। क्या होंगे? इसी पे व्यवस्थित होंगे। तो ये पुष्पासन, जिसको हम थैलेमस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हो? थैलेमस कहते हो। और ये जो पतली सी डंठल है इसको हम कहते हैं पुष्प वृंत। पुष्प वृंत यानी वृंत मतलब भाई पतला सा एक डंठा होता है, डंठल। तो पुष्प का क्या हो गया? वृंत हो गया। अब इसी पे ये जो फ्लावर है, फ्लावर के चारों चक्र प्रेजेंट होते हैं। इसी पे क्या होते हैं? पुष्प के जो चारों चक्र उपस्थित होते हैं। तो जैसे एक चक्र ये हो गया, ठीक है, और यहीं पे क्या हो गया? ये चक्र हो गया। हमेशा हमेशा जो दल होते हैं, हमेशा जो हमें दल देखने के लिए मिलते हैं, ये दल हमेशा कैसे नजर आते हैं? हमें ये ग्रीन जैसे नजर आते हैं। दल हमेशा कैसा देखने के लिए मिलता है भाई? ग्रीन दिखने के लिए मिलता है। आप पुष्प की किसी भी भाग को देखोगे और उस पुष्प के भाग में जब दल की संरचना देखोगे तो जो दल होते हैं वो हमेशा कैसे दिखाई देते हैं? कैसे नजर आते हैं? वो हमेशा ग्रीन दिखाई देते हैं। इसके बाद ये तो पुष्प का कौन सा चक्र आ गया? ये पुष्प का दल यानी बाह्य दल। तो ये पुष्प का पहला चक्र है, और पहला क्या है? बाह्य दल पुंज है। बाह्य दल पुंज। ठीक है, बाह्य दल पुंज हो गया। इस बाह्य दल पुंज को हम क्या कहते हैं भाई? बाह्य दल पुंज को, अगर ये बाह्य दल पुंज है, ये समूह में है तो बाह्य दल पुंज, अगर इकाई में है इसको हम सिर्फ बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल। अगर संख्या एक होगी तो बाह्य दल, और अगर समूह में दिखेंगे तो बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसके बाद पुष्प का कौन सा चक्र आ जाता है? पुष्प का तीसरा चक्र आता है। अब ये पुष्प का जो तीसरा चक्र है ये हमेशा हमें कैसे दिखाई देते हैं भाई? ये रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। कैसे नजर आते हैं? ये पुष्प का जो दूसरा चक्र है, ये दूसरा चक्र रंग बिरंगे देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कौन सा चक्र हो गया पुष्प का? ये पुष्प का दूसरा चक्र है। ये पुष्प का दूसरा चक्र कौन है? कौन सा है? दूसरा चक्र। और दूसरा चक्र क्या है? दल पुंज। दल पुंज है। और यही अगर इकाई में रहता तो इसको हम क्या बोलते? सिर्फ दल कहते। अगर ये समूह में है तो दल पुंज, और यही अगर इकाई में है तो इसको दल पुंज कहते। ठीक,
ठीक, ये कैसे भाई, रंग बिरंगी होते हैं, हमेशा रंग बिरंगे। और इनका कार्य होता है जब परागण के दौरान, जो कीट परागित पुष्प होते हैं, तो परागण के दौरान परागण की क्रिया को करना, है ना। जो कीट पतंगे होते हैं इस रंग बिरंगे पुष्प पे आकर्षित होते हैं और आकर्षित होने के बाद परागण की क्रिया करते हैं। इसके बाद पुष्प का कौन सा चक्र आ गया, पुष्प का तीसरा चक्र। तो पुष्प का तीसरा चक्र क्या है, पुष्प का तीसरा चक्र है पुंकेसर। ठीक, कौन सा आ गया, पुष्प का तीसरा चक्र। और इस पुष्प के तीसरे चक्र को हम कहते हैं पुंकेसर। और बीच में क्या आता है, बीच में आ जाता है इसका स्त्री केसर वाला पार्ट्स, एक ट्यूब लाइक, और ये आगे जाके वापस से क्या हो जाते हैं, चौड़ा हो जाते हैं। तो ये एक पुष्प की संरचना होती है। यानी कि देखो, ये आपका जो चक्र है ना, ये कौन सा चक्र है, ये तीसरा है। तीसरा क्या है, पुमंग है। अगर ये समूह में है तो इसको हम पुमंग कहेंगे, और अगर ये एकल है ना, यूनिट में है, तो इसको हम कहते हैं पुंकेसर। क्योंकि पुमंग के इकाई को ही हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ठीक, और ये वाला जो भाग है, ये पुष्प का कौन सा चक्र आ गया, ये चौथा चक्र है। और चौथे चक्र को कहते हैं जयांग। और ये अगर इकाई में है तो स्त्री केसर। ये संरचना आप सभी बच्चे पढ़े हो और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक है, पुष्प का सचित्र वर्णन करो, पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन करके बताओ कि पुष्प की क्या क्या संरचनाएं होती है। ठीक, समझ आ गई, आ गई समझ। अब देखो, अब यही चीज निषेचन की क्रिया, तो इसमें एक विशेष प्रकार का, यानी जो पौधे होते हैं, एक विशेष प्रकार के निषेचन की क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं दोहरा निषेचन। और ये दोहरा निषेचन जो होगा ये स्त्री केसर के अंदर होगा। ये दोहरा निषेचन कहाँ होता है, ये स्त्री केसर के अंदर होता है। और ये बीच में जो है इसको हम बोलते हैं अंडाणु, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। और ये जो पराग कोश है इसके अंदर परागकण होते हैं, परागकण यानी कि पोलन ग्रेन होते हैं। ठीक, अब ये संरचना जिस बच्चों को बनाने आती है वो ठीक है, जिस बच्चे को नहीं बनाने आती वो बच्चा बनाना सीख जाएगा। ठीक है, अब एक चीज हम देखते हैं, ये डबल फर्टिलाइजेशन, यानी जो पौधे में एक विशेष प्रकार का निषेचन है, जो दोहरा निषेचन है, ये दोहरा निषेचन कैसे होते हैं। ठीक है, पौधे में जो एक विशेष प्रकार का निषेचन है, यानी जो दोहरा निषेचन है, ये दोहरा निषेचन कैसे। ठीक है, तो सभी बच्चे हेडिंग क्या डालोगे, दोहरा निषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन, और एक विशेष प्रकार का निषेचन होता है, ये सिर्फ किस में पाए जाते हैं, जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट है, ये सिर्फ किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा आवृत बीजी पौधे में, आवृत बीजी, आवृत बीजी पौधों में ही। ठीक है, ये जो विशेष प्रकार का निषेचन है, ये विशेष प्रकार का जो डबल फर्टिलाइजेशन है या दोहरा निषेचन है, ये सिर्फ पाए जाते हैं आवृत बीजी पौधे में। किसमें पाए जाएंगे, आवृत बीजी पौधे में। अभी हमने एक संरचना बनाई, एक संरचना हमने क्या बनाई, हमें दो चीजें नजर आती हैं। ठीक है, दो चीजें नजर आती है। अब ये दोहरा निषेचन होता कब है, आप परागण की क्रिया में आप सभी को पढ़ा चुकी, परागण यानी कि पॉलिनेशन, क्या पढ़ा चुकी हूँ, परागण। परागण, परागण को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, ये क्रिया मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब ये परागण क्या है, परागण में हमने क्या बोला था कि पुष्प के, है ना, पुंकेसर से, ठीक है, परागकणों का स्त्री केसर के, ठीक है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे जो पहुंचने की क्रिया होती है उसको हम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब परागण यानी पॉलिनेशन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं दोहरा निषेचन। अब ये दोहरा निषेचन है क्या,
अब अभी जो हमने एक संरचना बनाई थी, अब वो संरचना क्या है, पुंकेसर वाली। एक संरचना क्या है, पुंकेसर। तो ये जो संरचना है ये किसकी है भाई, पुंकेसर की है। अब इस पुंकेसर के अंदर क्या दिखाई देते हैं, परागकोश होते हैं। ठीक है, परागकोश होते हैं और परागकोश में लघु बीजाणु होते हैं। परागकोश क्या हो गया, ये जो बीच वाली संरचना, ठीक है, ये एक और ये, इसको हम कहते हैं परागकोश। ये परागकोश है और इस परागकोश के अंदर क्या होते हैं, लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणु। तो ये क्या है, लघु बीजाणु। लघु बीजाणु को क्या कहते हैं भाई, माइक्रो 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 स्पोर, या तो माइक्रोस्पोर कह सकते हैं, या इस लघु बीजाणु को हम कहते हैं परागकण। परागकण, ठीक है, या पोलिन पोलिन ग्रेन। अब अगर यही इस लघु बीजाणु का या इस परागकण का स्ट्रक्चर हम देखें, है ना, संरचना देखोगे कि संरचना में आपको क्या नजर आएगा। जब हम संरचना देखते हैं तो इस परागकण के अंदर दो चीजें नजर आती हैं। ठीक है, ये परागकण का स्ट्रक्चर जो होता है ये कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ये अंतःचोल, एक बाह्यचोल, इंटाइन और एक्साइन। ठीक है, क्या होती है, एंटाइन होती है, एक्साइन होती है। ठीक है, और इसके अंदर एक कौन सी सेल्स होती है भाई, एक वेजिटेटिव सेल्स होती है ना, एक केंद्रक सेल यानी कि जनन कोशिका, और एक कायिक कोशिका। एक जनन कोशिका और एक क्या होती है, कायिक कोशिका। यहाँ पे दो सेल्स पाई जाती हैं, एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। जनन कोशिका, कायिक कोशिका। ठीक है, अगर आप यही देखोगे, देखो नेमिंग कर दो, तो ये देखो ये एक्साइन है, एक्साइन। एक्साइन को हम कहते हैं बाह्य चोल, बाह्य चोल। और ये बाह्य चोल जो होती है बनी होती है स्पोरो स्पोरो पोलिनिन की, पोलिनिन की। तो ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। तो जहां पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है, अभाव होता है, वहां पे छिद्र पाए जाते हैं और इसी छिद्र को हम कहते हैं पराग छिद्र या जनन छिद्र। क्या, जनन छिद्र। क्या बोलेंगे भाई, जनन छिद्र कहते हैं। ये अंदर जो है इसको हम कहते हैं जनन कोशिका, जनन कोशिका, और ये कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। तो ये परागकण की स्ट्रक्चर होते हैं। और ये अंदर वाली जो लेयर है इसको हम इंटाइन कहते हैं, यानी हिंदी में अंतःचोल, अंतःचोल। तो यही जो परागकण है ये पूरी संरचना किसकी है, परागकण की, परागकण की। तो यही जो परागकण होते हैं परागण क्रिया के द्वारा, यही जो परागकण होंगे किस क्रिया के द्वारा, परागण क्रिया के द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। ठीक है, परागण की क्रिया के द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं, देखो अब यहाँ पे जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाएं हमेशा क्या होती हैं, अगुणित होती है। ठीक है, क्योंकि भाई परागकण ही क्या है, अगुणित है। तो जनन कोशिकाएं, ध्यान देना, जो जनन कोशिकाएं क्या है, अगुणित होती हैं। अभी जब अगुणित होंगी तो ये दो प्रकार के सेल में यानी एन से 2 यानी एन में बढ़ जाएंगी, और इसे दोनों को हम कहते हैं नर युग्मक। ठीक है, क्या कहते हैं, नर युग्मक। अब देखो आपको डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को समझनी है। डबल फर्टिलाइजेशन को प्रोसेस को समझने के लिए आपको ये डायग्राम बनाने होंगे। ठीक, ये डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि भाग कौन सा भाई, ये भाग जो है ये स्त्री केसर वाला भाग है। कौन सा भाग है, स्त्री केसर वाला भाग है। ठीक, अब मुझे नहीं लगता कि नहीं आपको एक एक नेम बताने होंगे कि नहीं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब अगर इस बिजांड के अंदर देखोगे तो आपको एक विशेष प्रकार की संरचना नजर आती, क्या, देखो कुछ इस प्रकार की संरचना है। ठीक है, इस संरचना को हम कहते हैं बिजांड।
ठीक है, क्या कहते हैं, इस संरचना को हम बिजांड कहते हैं। देखो अब अगर इसके अंदर की एक एक चीजों को समझो, ठीक है, ये इसके अंदर की सेल्स है। अब अगर एक एक का नेमिंग कर दो भाई, तो देखो ये क्या है, स्टिग्मा है ना, वर्तिकाग्र, ये पतली सी नलिका स्टाइल है, वर्तिका, ठीक, ये चौड़ा सा भाग अंडाशय है, क्या बोलते हैं, ओवरी। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बिजांड है, इस बिजांड को कहते हैं ओव्यूल। अब इसके अंदर बहुत सारी संरचनाएं नजर आ रही हैं, वो संरचनाएं क्या हैं देखिए, ये तीनों जो है मुख की तरफ, इसको कहते हैं प्रतिमुखी, प्रतिमुखी कोशिका, क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका, यानी कि एंटीपोडल सेल, ठीक है। ये बीच में दोनों जो सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स को कहते हैं ध्रुवी केंद्रक, या ध्रुवी केंद्रक ना बोल के हम द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, यानी कि सेकेंडरी, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है, द्वितीय केंद्रक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस। यहीं पे नीचे की ओर साइड में आपको क्या दिख रही है, ये जो दो सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स को हम कहते हैं सहायक कोशिका, क्या कहते हैं, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका को सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। और इसी सहायक कोशिका के बीच में एक सेल्स और होती हैं जिसको हम कहते हैं अंड कोशिका, अंड कोशिका, अंड कोशिका को क्या कहते हैं, एग सेल कहते हैं, अंड कोशिका को क्या कहते हैं, एग सेल, एग सेल कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब इन्हीं में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। अब एक विशेष प्रकार की फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या होती है, देखो जैसे क्या होगा कि परागण के द्वारा, ठीक है, परागण की क्या हुई, परागण की जब क्रिया हुई तो परागण क्रिया के द्वारा जो परागकण है ना, ये परागकण किसके द्वारा, परागण के द्वारा। अब ये परागण कोई भी हो सकता है, चाहे हवा के द्वारा हो, चाहे जल के द्वारा हो, चाहे जंतु के द्वारा हो, ये परागण का कोई भी माध्यम हो सकता है। तो जैसे ही क्या हुआ, परागण की क्रिया हुई, तो परागण की क्रिया के द्वारा ये जो परागकण है, ठीक है, परागकण, ये परागकण कहाँ हो जाते हैं, स्त्रीकेसर यानी कि स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। अब जैसे स्टिग्मा पे आते हैं, स्टिग्मा पे आने के बाद यहाँ की अंदर की जो जनन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है, ये चिपचिपा भाग है, यानी कि गीलापन भाग है। तो जैसे ही परागकण क्या होते हैं, इस स्टिग्मा पे आते हैं, तो ये परागकण की आपको संरचना दिख रही है। तो संरचना दिखने पे ये जो इंटाइन होती है, जो इंटाइन यानी जो अंतःचोल है परागकण की, ये फूल जाती है। जो ये इंटाइन है यानी परागकण की जो अंतःचोल होती है, ये अंतःचोल क्या हो जाती है, फूल जाती है। जब अंतःचोल फूल जाती है तो ये एक पराग नलिका बनाती है। क्या बनाती है, ये इंटाइन जो होती है एक पराग नलिका बनाती है। और यहाँ की जो कायिक कोशिका होती है, ये कायिक कोशिका उसकी पराग नलिका के वृद्धि को नियंत्रित करती है, ताकि वो वृद्धि हो सके, ठीक है, उसमें क्या हो सके, वृद्धि यानी कि ग्रोथ हो सके। देखो कैसे यहाँ पे होगा। अब जैसे ही मानो ये परागकण आया, ये क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया। अब जर्मिनेट होने के बाद ये क्या बनाएंगे, पराग नलिका को, क्या बनाएंगे, पराग नलिका को बनाएंगे।
अभी जैसे ही परागनलिका बनेगी तो उनके अंदर की जो मैंने अभी जनन कोशिका को मैं बताई हूँ, ये जनन कोशिका क्या करते हैं, इनकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, इनकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। तो ये जो संरचना है, ये जो संरचना है, ये क्या है, पराग पराग नलिका, क्या कहते हैं, पोलिन ट्यूब। ठीक है, पराग नलिका यानी कि पोलिन ट्यूब। तो ये पराग नलिका यानी कि जो यहाँ की ये एंटाइन है, जैसे ही परागण की क्रिया हुई, परागण की क्रिया के द्वारा जब ये वर्तिकाग्र पे पहुंचती हैं, तो वर्तिकाग्र पे पहुंचने के बाद ये अवशोषित हो जाती हैं, यानी कि फूल जाती हैं, है ना। ये क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, और अवशोषित होने की वजह से ये फूल जाती हैं, और फूलने के बाद यही जो एंटाइन होती है, ये क्या बनाती है, पराग नलिका। ये एंटाइन क्या बनाएगी, पराग नलिका। तो ये जो कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल है, इसकी वृद्धि यानी कि ग्रोथ को नियंत्रित करने का कार्य करती है। क्या करेंगी, इसकी वृद्धि को यानी ग्रोथ को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ठीक, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो एंटाइन था वो सूझ गया, है ना, अवशोषित हो गया, जर्मिनेट किया, अंकुरण हुआ, अंकुरण से पराग नलिका का विभाजन हो गया। अब जैसे ही पराग नलिका का विभाजन होता है, उसी टाइम जो जनन कोशिका होती है, यानी कि यहाँ पे ये जो जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है। और ये ध्यान देना, ये जो पराग कण है अगुणित हैं, तो इनके अंदर की जो जनन कोशिका होंगी वो भी तो अगुणित होंगी। तो ये जो पराग कोशिका होती है ना, जनन कोशिका होती है, ये क्या करती है, विभाजन की क्रिया को दर्शाती है। कौन सी क्रिया को दर्शाएंगी, विभाजन को दर्शाती है। अभी जैसे विभाजन को दर्शाएंगी, ठीक है, जैसे ही क्या हुआ, इनमें विभाजन की क्रिया होगी, तो विभाजन की क्रिया के द्वारा, ठीक है, किसकी क्रिया के द्वारा, विभाजन की क्रिया के द्वारा ये इनमें होगा समसूत्री विभाजन। क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, यानी माइटोटिक डिवीजन। तो समसूत्री विभाजन से ये दो नरयुग्मक का निर्माण करेंगी, यानी कि एक नरयुग्मक के और एक नरयुग्मक की। तो इनमें कितने नरयुग्मक का निर्माण हो जाएगा, दो का। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक नरयुग्मक और ये एक नरयुग्मक। कौन नरयुग्मक का निर्माण की, इसके अंदर की जो जनन कोशिकाएं थी, उन्होंने क्या किया, समसूत्री विभाजन हुआ, और समसूत्री विभाजन के दौरान दो नरयुग्मक का निर्माण हो गया। तो ये दोनों क्या है, नर युग्मक, नर युग्मक ना, मेल गैमिट। अब क्या होगा, आगे चल के ये दोनों नरयुग्मक क्या करेंगे, पराग नलिका के माध्यम से आएंगे। मानो ये जो दोनों नरयुग्मक हैं, ये यहाँ पे प्रवेश कर गए। एक नरयुग्मक ये है और ये क्या है, ये है। ठीक, ये दोनों नरयुग्मक क्या किए, प्रवेश कर दिए। एक मेल गैमिटी है और एक मेल गैमिटी है। मान लो ये जो दोनों थे, इन्होंने यहाँ पे प्रवेश की क्रिया को दर्शा दी। ठीक है, यहाँ देखो, ये जो दोनों नरयुग्मक हैं, ये यहाँ थे, अब यहाँ से कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे होगा निषेचन की क्रिया, और एक विशेष प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम कहते हैं दोहरा निषेचन। ठीक है, अब विशेष क्या होता है, देखो, अब इनमें से क्या होगा, ये जो पहला नरयुग्मक है, ये जो नरयुग्मक है, ये क्या कर लेगा, इससे संलयित। ठीक है, ये जो नरयुग्मक है वो इस अंड कोशिका से संलयन कर लेगा। ठीक है, क्या होगा, यानी कि यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो पहला बार क्या होगा, देखो एक नरयुग्मक, ठीक है, एक नरयुग्मक, ठीक है, देखो क्या होगा, इसमें एक नरयुग्मक प्लस और एक मादा युग्मक, नरयुग्मक और मादा युग्मक। तो भाई नरयुग्मक क्या है, ठीक, नरयुग्मक, और ये मादा युग्मक में क्या है, अंडाणु। ठीक है, अंडाणु लिख लो, अंडाणु या अंडकोश का। ठीक है, ये दोनों आपस में, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों यन यन है, ये भी यन है और ये भी यन है। तो इन दोनों का जब आपस में क्या होगा, संलयन होगा, ये दोनों आपस में संलयन करेंगे, तो संलयन से क्या बनाते हैं, युग्मनज, युग्मनज। ठीक है, और इस युग्मनज को हम कहते हैं जाइगोट,
जाइगोट, और ये कैसे होते हैं 2n, यानी कि अगुणित अगुणित से मिलकर क्या बन गया, द्विगुणित। तो निषेचन में हमने क्या बात की कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को, ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन है, इन दोनों के संलयन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या बोलोगे, निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या होगा इसके, फिर इसके बाद ये तो हो गया, तो ये यहाँ का जो मेल गैमेट था, इसने इस अंडकोशिका से संलयित हुआ, अंडकोशिका से संलयित होने के बाद युग्मनज बनाया, युग्मनज से जाइगोट बना, और जाइगोट से ये जाइगोट किसमें चेंज हो जाएगा, भ्रूण में। ये जाइगोट किसमें चेंज होगा, ये जो जाइगोट है ये चेंज हो जाएगा भ्रूण में, यानी कि एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो में चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद अब वापस से ये जो दूसरा नरयुग्मक है, ये जो मेल गैमीट है, ये क्या करेगा, संलयित हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक से। ठीक है, अब क्या लिखोगे, सेकेंड प्रोसेस क्या होगी, सेकेंड होगा कि एक नरयुग्मक, ये अलग प्रोसेस है, ठीक है, समझ लेना, ये जो है ये अलग क्रिया, ये यहाँ से अलग क्रिया है, अब इस सेकेंड स्टार्ट होती है, ये पहली थी और यहाँ पे दूसरी। अब पहली दूसरी में क्या होगा, देखो, नरयुग्मक, ठीक है, नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक, नर युग्मक और ये जो द्वितीय केंद्रक है, द्वितीय केंद्रक, ये दोनों आपस में संलयित होंगे। तो यहाँ पे जो नर युग्मक है ये क्या है, यन है, और ये द्वितीय केंद्रक है ये 2n है, क्योंकि इसके पास दो द्वितीय केंद्रक है, तो ये क्या है, 2n है। तो ये n प्लस 2n बराबर कितने हो जाएंगे भाई, 3n। तो ये बनाते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष का, क्या बनाएंगे, प्राथमिक प्राथमिक भ्रूणपोष को, भ्रूणपोष को, जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी लिख लो, प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक, समझ आ गई बात। अब देखो, प्राइमरी एंडोस्पर्म हो गया, अब ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष है, ये इसमें भी प्राथमिक द्वितीयक में चेंज होकर भ्रूणपोष बनाएगा, और ये भ्रूणपोष क्या करेगा, इस भ्रूण को पोषण देने का कार्य करेगा। क्या करेगा, पोषण देने का कार्य करेगा। तो यही होता है निषेचन की क्रिया, यानी डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। वापस से समझो एक बार फिर से इस प्रोसेस को देखो। दोहरे निषेचन में क्या होता है, जब परागण की क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है, जब परागण की क्रिया होती है, तो परागण की क्रिया होने के बाद जो परागकण होते हैं ये स्टिग्मा पे चले आते हैं। तो ये जो परागकण की संरचना देखोगे, तो ये परागकण की यहाँ पे संरचना होती है, यानी कि जैसे ही क्या होगा, परागण की क्रिया होगी। अब देखो, परागण की क्रिया चाहे वायु के द्वारा हुआ, चाहे जल के द्वारा हुआ, चाहे हवा के द्वारा हुआ, अब वो कोई भी माध्यम रहा हो, है ना, वो परागण की कोई भी माध्यम हो, किसी भी माध्यम से हुआ हो। ठीक है, समझ गए। तो देखो, कुछ भी है, ये परागण क्या हुआ, परागण के दौरान कहाँ गया, स्टिग्मा पे गया, यानी कि ये स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा पे ये प्रवेश हो गया। अब जैसे ये स्टिग्मा पे आया, तो जो ये स्टिग्मा होती है, ये स्टिग्मा चिपचिपा भाग होती है। ये अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप कोई भी फ्लावर लेना, है ना, कोई भी फ्लावर को लेना, और उस फ्लावर में आप क्या देखोगे कि जब स्टिग्मा आप देखते हो ना, उस फ्लावर को देखोगे, तो उस फ्लावर में जो स्टिग्मा वाला है ना, जो इस तरह के केसर के ऊपर वाला जो घुंडी नुमा संरचना होती है, उस घुंडी नुमा संरचना को आप देखोगे, तो वो टच करोगे तो चिपचिपा भाग होता है। कैसा होता है, टच करने पर हमें कैसे दिखाई देते हैं, चिपचिपा, है ना, चिपचिपे आकार के दिखाई देते हैं, यानी कि जैसे लासा जैसा। तो जैसे ही देखो, परागकण क्या पाउडर जैसी संरचना है, परागकण क्या है, एक पाउडर जैसी संरचना है। अब यही परागकण क्या करेंगे, जैसे ही गीलेपन, ये चिपचिपा भाग पे चिपक जाते हैं, ये जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। जर्मिनेट करना स्टार्ट, यानी कि ये अंकुरण करना स्टार्ट कर देते हैं। अंकुरण जब ये करेंगे, तो यहाँ की जो एंटाइन है,
देखो, एक इसकी एक्साइन है, एक्साइन को हम बायचोल कह रहे हैं, और ये बनी स्पोरोपोलिनिन की। तो जहां पे स्पोरोपोलिनिन का अभाव है, उस अभाव को हम कह रहे हैं जनन क्षेत्र। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो परागकण है, जैसे ही स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाते हैं, तो वर्तिकाग्र पे पहुंचने के बाद ये जो एंटाइन वाला भाग है, यही जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इसका अंतःचोल फूल जाएगा, जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होके वो पराग नलिका का यानी पोलियन ट्यूब का निर्माण करती है। क्या बनाएगी? पराग नलिका यानी पोलियन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। अब इस पोलियन ट्यूब को आगे वृद्धि करने के लिए, आगे ग्रोथ करने के लिए, यहाँ की जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल क्या करती है? इसको वृद्धि को नियंत्रित करती है, ताकि ये जो पराग नलिका है और भी आगे आ सके। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर में आपको क्या हुआ, जैसे परागण हुआ, परागण की क्रिया के द्वारा ये जो अंटाइन थी वो जर्मिनेट की, जर्मिनेट करके पराग नलिका बनाई, और यहाँ की जो जनन कोशिका थी, जो जनन केंद्रक था, उसने क्या कर दिया? इसके वृद्धि को नियंत्रित कर दिया। ठीक है, अब वृद्धि नियंत्रित होने के बाद अब एक चीज आपको आती है कि ये भ्रूण कोश के अंदर, ये भ्रूण कोश होता है, और इसके अंदर 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। आपसे पूछा जाता है एक परिपक्व भ्रूणकोश में या पॉलीगेनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्रक और कितनी कोशिका होती है? आप बताओगे 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। क्या बताओगे? 7 कोशिका और 8 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, 7 कोशिका और 8 न्यूक्लियस होते हैं एक पॉलीगेनम भ्रूणकोश जो प्रकार है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या दिखेगा? अब इसके अंदर की जब संरचना देखते हो, इसके अंदर की जब आप संरचना देखोगे, तो क्या नजर आएगा कि यहाँ की जो सिनर्जिड सेल्स होती है, जो सहायक कोशिका होती है, ऐसे ही पराग नलिका उसमें नहीं जाती, ये अपने आप पराग नलिका इस भ्रूण कोश के अंदर, ये जो बीजांड द्वार है, ये जो भाग है, ये जहां पे ये दोनों अध्यावरण होते हैं ना, ये अध्यावरण की अनुपस्थिति होती है, उस अनुपस्थिति को हम बीजांड द्वार कहते हैं। ये कहते हो भाई बीजांड द्वार, या इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल, नहीं हिंदी में कहते हैं बीजांड द्वार। तो इस बीजांड द्वार के पास पहुंच जाती है। अभी जो सहायक कोशिका होती है अपने रसायनों को छोड़ती है, जैसे ही रसायन को छोड़ती है, ये जो अंड कोशिका होता है, इस रसायन के द्वारा ये जो सिनर्जिड सेल्स होती है वो नष्ट हो जाती है। क्या होती है? उस रसायन के द्वारा ये जो सिनर्जिड सेल्स होती है वो नष्ट हो जाती है, और नष्ट होने के बाद पहला जो नरयुग्मक होता है वो अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है। तो एक नरयुग्मक और मादा युग्मक यानी जो अंड कोशिका है, दोनों ने आपस में संलयन की क्रिया की, तो क्या बना? युग्मनज यानी कि जायगोट, जायगोट से भ्रूण। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, है ना, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये यन अगुणित अगुणित से क्या बन गया? द्विगुणित संरचना का निर्माण हो गया, और ये द्विगुणित संरचना को हमने क्या बोला? कि ये निषेचन होता है। ठीक है, अब वापस से क्या होगा? जो दूसरा नरयुग्मक होगा, ये इसी भ्रूण कोश के अंदर जो सेकेंडरी न्यूक्लियर होता है ना, जो पोलर न्यूक्लियस होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है या द्वितीय केंद्रक होता है, इसके साथ संलयित हो जाएगा। तो एक नरयुग्मक युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित होता है, तो n+2n यानी प्राथमिक भ्रूणपोष का, यानी कि ये 3n का निर्माण कर देता है। तो ये जब ये 3n का निर्माण होता है, इसी क्रिया को हम कहते हैं त्रिक समेकन या ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? त्रिक समेकन कहते हैं, या तो ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और एक ही शरीर में, है ना, एक ही शरीर के अंदर ये जो 2 बार निषेचन की क्रिया हो रही है, यही 2 बार निषेचन की क्रिया को हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। अब आपको दिख रहा है, एक बार ये निषेचन हो रहा है और एक बार ये निषेचन हो रहा है, तो यही क्रिया क्या कहलाई गई? दोहरा निषेचन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि दोहरा निषेचन क्या होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या? डबल फर्टिलाइजेशन जो है, उस डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और इस पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बताओ कितने बच्चों को बात समझ में आ गई, कितने को नहीं आई? तो ये वाला डायग्राम आपको प्रैक्टिस कर लेने, बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने।
ठीक, अच्छी तरीके से आपको इस डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो यहीं पे जो प्राथमिक भ्रूणपोष बनेगा, ये प्राथमिक भ्रूणपोष क्या देगा, ये जो युग्मन से भ्रूण बनेगा इस भ्रूण को पोषण देगा। जैसे अगर यही हम अभी लैंगिक जनन आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे एक अपरा यानी प्लेसेंटा पाई जाती है, जो भ्रूण को गर्भाशय में जो भ्रूण पलता है उस भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है। तो यही जो भ्रूण बनेगा आगे चल के, जो भ्रूण होगा, है ना, आगे चल के जो भ्रूण होंगे, ठीक है, ये भ्रूण जो होंगे वो क्या बनाएंगे, बीज। तो ये जो बीज है, ये जो भ्रूण है, ठीक है, अंडाशय में क्या है, ठीक है, अगर हम अंडाशय देखें तो अंडाशय क्या होता है, निषेचन के बाद ये जो अंडाशय होते हैं वो फल में चेंज हो जाते हैं, और ये जो बीजांड होते हैं वो बीज में चेंज हो जाते हैं, बीजांड बीज में चेंज हो जाते हैं। यही है निषेचन की क्रिया, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आप सभी प्रैक्टिस कर लेना। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में होगी हमारी इस चैप्टर के आगे की टॉपिक। ठीक है, तो सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।